हमको वालेकुम सलाम। तो मतलब कैसे हैं आपसे। तो आज का टॉपिक है ना, वो है कि टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक्स। तो हम ये इसके बारे में देखेंगे। हम मुख्तलिफ ना टेक्निक्स हैं जो हम फॉलो करते हैं कि भाई हम किस तरह जो टेस्ट केस है उनको बना सकते हैं या किस किस एस्पेक्ट को ले सकते हैं। तो हमारा आज का ये मेन टॉपिक है, इसको हम देखेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो इससे मतलब पहले स्टार्ट करने से पहले हम एक रिव्यू ले लेते हैं, ताकि एक हमें आइडिया हो जाए, पिक्चर क्लियर हो जाए कि हमें करना क्या है और किस तरह करें। तो अगर आप में से कोई बताना चाहे कि अभी तक हमने क्या किया, या मतलब कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं, ताकि फिर हम आगे शेयर शुरू करें। अब से कोई बता सकते हैं कि जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं पीछे, तो उनमें से कोई बताना चाहे तो। कि किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं ही स्टार्ट कर देता हूँ। कि हमने लास्ट टाइम मतलब कुछ देखे थे, सर ने ना टेस्ट के बारे में बताया था कि टेस्ट केसेस के बारे में। और जब डॉक्यूमेंट होती है इसके अंदर हम सारे ना डिज़ाइन वगैरह लिखते हैं अपने। और उससे पहले हमने एसडीएलसी देखा था, उसके मॉडल कौन से हैं, मतलब फेजेस वगैरह कौन से होते हैं। तो जो उसका एक पहला फेज था ना, रिक्वायरमेंट फेज का, उसको हमने जरा डीप स्टडी किया था कि रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, उनको किस तरह ले सकते हैं और हमारे पास ना क्या क्या होता है। तो उसी रिक्वायरमेंट्स के अंदर फर्ज किया कि आपने ना रिक्वायरमेंट्स ले ली, तो अब नेक्स्ट केस आता है उसको चेक करने के लिए। क्योंकि अगर पहला स्टेप अगर आपका यहाँ से ही क्लियर नहीं होगा ना, तो आगे सारा सारा मतलब सॉफ्टवेयर ही आपका खराब हो जाएगा, क्योंकि डिज़ाइन खराब होगा तो उससे कोडिंग खराब होगी। तो इसलिए ना हमें इस स्टेप पे ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि आया हमारा बिल्कुल ठीक है, जो रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है या नहीं है। तो इसलिए आज हम देखेंगे टेस्ट केसेस के बारे में। तो सबसे पहले आता है कि होते क्या है ना टेस्ट केस, मतलब क्यों क्यों डिज़ाइन करते हैं। फर्स्ट किया कि मतलब हमारे पास रिक्वायरमेंट्स है कि हमने ये सॉफ्टवेयर बनाना है जो कि बैंकिंग के रिलेटेड है। तो आपने देखने होते हैं कि पहले उसकी रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं। फर्स्ट क्या आपके पास रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं, अब आप चेक करते हैं कि अगर हम इसको इन रिक्वायरमेंट्स को लेते हैं तो इसको फुलफिल किस तरह करेंगे। मतलब उसको इस फॉर्म में लेके आना कि वो इजीली वैलिडेट हो सके, बाद में उनको चेक किया जा सके, ताकि अगर हम जब स्टेज पे जाएं तो उसको देख सकें। तो इसको हम जो इसकी डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि भाई जो द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग टेस्ट केस टू वैलिडेट सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी अगेंस्ट रिक्वायरमेंट्स। यानी कि जो सर हमने रिक्वायरमेंट्स। यस मैम। सर आपके आवाज थोड़ा सा स्लो है, तो थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा प्लीज। चलिए मैं ऊंचा बोल लेता हूँ। तो हम ये कह रहे थे कि जो टेस्ट केस की डेफिनेशन है ना, वो ये है कि जो आपने रिक्वायरमेंट्स बनाई है ना, उसको वैलिडेट करने का जो प्रोसेस है ना, उसको हम बोलते हैं टेस्ट केस डिज़ाइन। और ये हमारे पास इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ना प्लानिंग, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग, वो जो भी मतलब चीज़ें होती हैं ना, उन सबको एक तरह से हम बता देते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो इसका इस तरह आना चाहिए, हमारे पास ये एक्सपेक्टेशन है हमारी, ये फाइनल एक्सपेक्टेड आउटपुट होनी चाहिए। जो इसका मेन वो होता है ना पर्पल, तो वो ये होता है ताकि हम चेक कर सकें कि जो हमने कवर किया है ना, वो सारा का सारा कवर किया है। जो रिक्वायरमेंट्स हैं क्या वो इफेक्टिव हैं। अगर कोई बग आते तो उसको पहले डिटेक्ट कर लें, बजाय ये कि हम उसको लास्ट स्टेज में जाके करें, जहाँ पे उसको करना भी मुश्किल होता है। तो हम इसलिए कोशिश होती है कि उसको पहले से ही ना मतलब लेके चलें कि बिल्कुल ठीक चीज़ें हों। तो एक बार पता है टेस्ट केस डिज़ाइन के बारे में ओवरव्यू कि आखिर ये होता क्या है और मतलब क्यों यूज़ करते हैं। आगे इसके मजीद देखते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। अगर हम इसके कुछ फायदे की बात करें ना, तो सबसे पहला आता है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट, यानी कि आप डिफेक्ट को पहले स्टेज पे कवर कर सकते हैं। क्योंकि जब आप टेस्ट केस लिख रहे होंगे ना, तो आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ है, इसका इशू बन सकता है, तो आप उसको उसी टाइम में रिजॉल्व कर लेते हैं। फिर तीसरा कहते हैं एनेबल ऑटोमेशन। ये भी हमारे पास एक टेक्निक होती है कि हम अपने टेस्ट केस को ऑटोमेट करते हैं, यानी कि कोई सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं या कोई और टेक्निक यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है कि आइडेंटिफाई एज केसेस। इनके कुछ तो होते हैं जो नॉर्मल केस होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, टेस्ट केस कर सकते हैं। लेकिन कुछ होते हैं एज केसेस, जो कि जैसे ना बिल्कुल या अपर बाउंड्री कह लें या लोअर बाउंड्री कह लें। तो उस टाइम पे भी हमें ये हेल्प करते हैं कि हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे वो उसने मेथड बताया, बाय बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, ये भी एक टेक्निक होती है टेस्ट की ना, जो हम इसके अंदर यूज करेंगे। फिर नीचे आते हैं बेटर कोलेबोरेशन। तो ये इसकी कोर एडवांटेज है कि जब हमारे पास चीज़ें मतलब बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड होंगी, क्लियर होंगी, तो इसके थ्रू हम अपने डेवलपर्स के जरिए, प्रोजेक्ट मैनेजर के जरिए, स्टेक होल्डर के जरिए तो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब उन्हें बताएंगे कि हमारे पास ये टेस्ट केस है, हम ये करने लगे हैं, ये हमारा गोल है।
तो इस तरह ना बेहतर कम्युनिकेशन हो सकती है तो हमारी। तो यहाँ तक किसी क्वेश्चन है तो। यहाँ तक क्लियर है? जी सर क्लियर है। और इसकी कोई एग्जांपल है तो साथ में सर आप वो भी बता दें। नहीं, हम उसके एग्जाम्पल आगे साथ सकते हैं। अभी तो ये ओवरव्यू था ना टेस्ट के डिजाइन का, तो वो आगे ओके। है हमारे पास। ओके। जी। अच्छा, तो अब ना हमारे पास आता है कि अब हमने ना समझे कि पहले हमने देख लिया कि हमारे पास फेज है ना एसडीएलसी का, समझे ये हमारे पास फेज आ गया है। तो उसके अंदर समझे मतलब हमारे पास जो पहला प्रोसेस था ना वो था रिक्वायरमेंट का। समझे कि आपने उस पर पहुंच गए हैं। अब आपने रिक्वायरमेंट समझे कि कोई 30 के करीब ना रिक्वायरमेंट्स ले लिए। तो आपको यही पता चल गया कि मैंने इसको टेस्ट करना है। यानी कि अब आपके पास पिक्चर क्लियर हो गई कि बस 30 रिक्वायरमेंट्स है मेरे पास, जो मैं मतलब मैं यूज करूंगा और मैंने इनको टेस्ट करना है। अब बात आती है कि आपने टेस्ट किस तरह करना है। उसके पास ना हमारे लिए मुख्तलिफ टेक्निक हो सकती हैं। जो मतलब मेन 3 टाइप्स है ना, हम उनको देखते हैं। इसमें से कुछ हम डिटेल में देखेंगे, जैसे ये हमारे पास है ना ये वाली चीज 3, हम इनको डिटेल में देखेंगे। बाकी का हम लोग ओवरव्यू ले लेंगे। जैसे ये हैं, ये और ये समझे कि बस डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं आपके सिस्टम के ना, जो आप टेस्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वाइट बॉक्स। ओके, वाइट बॉक्स क्या होता है? आपने लास्ट टाइम भी देखा था कि वाइट बॉक्स ना हमारे पास जो इंटरनल डिटेल को बताता है, ये इनके जिसमें हम एक एक चीज देखते हैं कि किस तरह काम कर रहा है, क्या है उसके अंदर, क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं। तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं वाइट बॉक्स टेक्निक। जो दूसरी है ना वो है ब्लैक बॉक्स। इसमें समझ लें कि आपके पास एक ब्लैक बॉक्स है ना, आपको पता नहीं होता उसके अंदर क्या चीज है, बस आपको उसकी आउटर ही पता होती है। जिनके से एक डब्बा रखा हुआ है, अंदर आपको नहीं पता कि उसके अंदर क्या चीज है, आपको बस बाहर का पता है। तो इस तो यस मैम। सर इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे हमारे पास व्हाइट बॉक्स की एग्जांपल हो कि हमारे पास एक ग्लास है। मतलब एक जैसे एक शीशे का ग्लास है जिसके दोनों तरफ से हमें नजर आता है कि इसके अंदर पानी है, तो ये साफ पानी है या नहीं है। और जो ब्लैक बॉक्स की एग्जांपल इस तरह से होती है कि हमारे पास एक इस तरह का बॉक्स होता है जिसके हम दोनों तरफ से देख नहीं सकते, यानी हमें नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। लेकिन व्हाइट बॉक्स इस तरह से है कि हमें पता है कि इसके अंदर क्या है। और इसका व्हाइट बॉक्स में ये होता है कि आप इंटरनली सारी हर चीज विजिट करते हैं वन बाय वन। लेकिन ब्लैक बॉक्स का क्या है, आपने सिर्फ इनपुट देनी है और आपको सिर्फ आउटपुट चाहिए। यानी सिर्फ आपको इससे इतना ही मतलब होता है कि आपने सिर्फ इसकी आउटपुट लेनी है। लेकिन जो व्हाइट बॉक्स होता है इससे आपको ये होता है कि आपने इसको स्टेप बाय स्टेप हर जो इसकी ब्रांच है ना उसको विजिट करना है और देखना है कि इसके अंदर मतलब कि क्या है इसके। और इसमें ये होता है कि हमारी जो प्रोग्रामिंग होती है ना, मतलब कि हमारी कोडिंग इसके अंदर व्हाइट बॉक्स के अंदर जो है यूज होता है। और लेकिन जो ब्लैक बॉक्स है इसके अंदर हमें इतनी कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब इसको कवर करने के लिए। ये मतलब इसकी एग्जांपल थी तो। ओके सर। बिल्कुल नहीं, वैसे ही है क्योंकि हम ना इसी तरह ही देखते हैं कि डिटेल चेक करनी है, फिर हमने बार बार से देखना है। तो अगर बार बार से मतलब चीज़ों को देखने जैसे इनपुट और आउटपुट को, तो हम ब्लैक बॉक्स ही यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हम देखते हैं कि भाई बिल्कुल इंटरनल डिटेल क्या है, लाइन किस तरह काम कर रही है, उसमें फंक्शन क्या है, लूप क्या है, तो फिर हम वाइट बॉक्स की तरफ आ जाते हैं। तो हमारे पास ना कुछ दो मेन टेक्निक्स होती हैं टेस्टिंग के दौरान। हम अक्सर कंसेप्ट देखते हैं। फिर आखिर में हमारे पास आता है एक्सपीरियंस बेस्ड टेस्टिंग, यानी कि जो आपका डेवलपर है उसका एक्सपीरियंस बता रहा होता है। अब मतलब उसे लाजमी नहीं क्योंकि चीज़ लाइन टेस्ट कर से पता होता है कि ये अगर इस तरह प्रोग्राम है तो ये ऐसे कर सकते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं एरर गैसिंग भी बोलते हैं, एक्सप्लेनेटरी टेस्टिंग भी बोलते हैं, इनके उसका अपना एक्सपीरियंस होता है। तो ये हमारे पास ना कुछ मेन 3 टाइप्स थी, जो जो इसमें लेके 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स को बता रही होते हैं सिस्टम के। तो हम इसमें भाई मजीद डिटेल में देखते हैं, अगर यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है तो। चलिए फिर पहले हम इसको ना एक ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। जो हमारे पास वाइट बॉक्स है ना, हम इसको देखते हैं। जो ये 3 है इसको हम डिटेल से देखते हैं आगे एग्जांपल्स के साथ। और आखिर में हमारे पास एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी है, वो भी हम करेंगे। तो पहले देखते हैं स्टेटमेंट कवरेज। जैसे हमने कहा था ना इसके अंदर जेल होती है, तो इसी तरह इसमें ना हम हर स्टेटमेंट को चेक कर रहे होते हैं कि वह परफॉर्म हो रही है नहीं हो रही है, उसकी आउटपुट किस तरह से है। तो डिसीजन कवरेज होती है ना, इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो मतलब कि प्रोग्राम सिस्टम है वो किस तरह वर्क कर रहा है, मतलब कि उस कंडीशन किस तरह की काम कर रही है। इसी तरह मतलब कंडीशन कवरेज होती है, ये भी मतलब इफ एल्स की तरह कह रहे हैं, लूप्स कह रहे हैं, तो वो उस कंडीशन की बेस पे पूरा चेक कर रहा होता है।
इससे हमारे पास आता है मल्टीपल कंडीशन टेस्टिंग, मतलब आपको पूरे का पूरा उसको चेक करते हैं, मतलब जो भी पॉसिबल टेस्ट केस बन सकते हैं आप उनको देखते हैं। आखिर में आता है ऑल पाथ कवरेज टेस्टिंग, यानी कि आप हर उस चीज़ को देख सकते हैं जो आपके पास हो सकती है, इनकी पॉसिबिलिटीज जो जो भी हैं। तो हमारे पास कुछ ओवरव्यू था वाइट बॉक्स टेस्टिंग का। हम आगे हम देखते हैं इसको ना, फिर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को। ठीक है। तो सबसे पहले ना एक मैंने एग्जांपल ले लिए कि हम इसको देख लेते हैं एग्जांपल को। सर चैट में क्वेश्चन है, स्टेटमेंट कवरेज का पूछ रही है मैम। मैम स्टेटमेंट कवरेज ये कि जैसे एक सिंपल स्टेटमेंट है ना, प्रिंट हमारे पास हेलो वर्ड, तो एक स्टेटमेंट है। इसी तरह हम ना हर स्टेटमेंट को चेक कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टेटमेंट कवरेज। तो मैम क्लियर है क्वेश्चन? ठीक होगा। तो हमने एक एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। अब फर्स्ट किया कि आपके पास ना कोई ई कॉमर्स साइट है, उसके अंदर आपने रिक्वायरमेंट बनानी है कि अगर हमारे पास एक प्रोडक्ट है ना, तो तब वो हमारे पास वो, जैसे कहते हैं ना ऐड टू कार्ट कर सके फिर बाई कर सके, तो आपने वो देखने हैं। तो हम इसको ज़रा देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कहते हैं लेट अस कंसीडर एनी कॉमर्स वेबसाइट, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है। तो आपने ये इंश्योर करना है कि क्विकली चेकआउट एंड मेक पेमेंट्स विदाउट इश्यूज, यानी कि बगैर किसी इश्यू के आपकी पेमेंट हो जाए। हेयर वी टेस्ट फॉर वन प्रोडक्ट इन द कार्ट, वी विल सी लेटर, यानी क्या कहता है आपने एक जो प्रोडक्ट है ना कार्ट के अंदर, उसके बारे में एक टेस्ट केस डिजाइन करना है। तो ये आपके पास है टाइटल, यानी कि आपने करना क्या है, कहते हैं कि भाई आपने यूजर कैन कंप्लीट चेकआउट प्रोसेस, यानी कि अगर उसके अंदर एक आइटम है ना कार्ट के अंदर तो वो अपना चेकआउट कर सकता हो। फिर डिस्क्रिप्शन है, यानी कि बगैर किसी इशू के ना वो जो हमारे पास यूजर है वो कर ले। फिर कुछ हमारे पास ना प्री कंडीशन आती है, यानी कि उससे पहले क्या होगा, मतलब अब लॉग इन होगा तभी वो मतलब बाई कर सकता है कार्ट के अंदर ना, एक उसकी प्री कंडीशन है। इसी तरह हमने कुछ एजम्पशन किए। एजम्पशन ये है कि वो किसी ब्राउजर पे होगा या मोबाइल से होगा या लैपटॉप से होगा जो उसको सपोर्ट करती है। तो जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है ना, यानी कि हम क्या चाहते हैं क्या होना चाहिए, वो ये है कि उसका जो प्रोसेस है ना बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। तो एक बार बस बेसिक एग्जांपल थी रिक्वायरमेंट की, कि आपके पास एक रिक्वायरमेंट है ना, तो आप इस तरह चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं कि इसका डिस्क्रिप्शन ये है, ये एक प्री कंडीशन हो सकती है, ये हम एजम्पशन कर रहे हैं, हमारा ये आउटपुट होनी चाहिए। तो अगर यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन है तो। सर वो जो एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर की थी ना, वो भी इसी तरह थी जिस तरह से हमारे पास दराज की वेबसाइट होती है ना। पहले हम उधर लॉगिन करते हैं, अपना पासवर्ड देते हैं, देन हमें यानी जो भी प्रोडक्ट हमें अच्छी लगती है हम उसको ऐड टू कार्ट करते हैं, वो प्रोसीजर होता है। देन हम चेकआउट में जाते हैं और अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखते हैं, और फिर हमें एक कंफर्मेशन मेल आती है। तो वो सेम इसकी एग्जाम्पल थी जो अभी आपने स्टेप्स बताए हैं, ऐसे ही है ना। यस मैम बिल्कुल ऐसे, क्योंकि मेन जो नॉर्मली ना इसी तरह होता है टिपिकल प्रोसेस, कि आपके पास यूजर को लॉगिन होगा तभी वो चेकआउट कर सकता है या बाई कर सकते हैं, तो इसलिए। तो अच्छा हम फिर देखते हैं जो हमारे पास ना टेक्निक। तो ये सबसे कॉमन टेक्निक आती है ना, वो है मैनुअल टेस्ट केस डिजाइन, यानी कि आप खुद ही सारे टेस्ट केस में डिजाइन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये आता है कि, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मैनुअल टेस्ट केस स्टेप बाय स्टेप रिटन टेस्ट सिनेरियो यूज बाय टेस्टर टू वैलिडेट सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी मैनुअली विदाउट यूजिंग ऑटोमेशन टूल, यानी कि हम बगैर किसी ऑटोमेशन टूल के खुद ना अज्यूम कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स को, कि अगर ये रिक्वायरमेंट है तो इसको हम इस तरह टेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे आपके पास एक रिक्वायरमेंट आती है कि आप यूज़र ने लॉगिन होना चाहिए, ये आपके पास एक टेस्ट केस है कि भाई यूज़र लॉगिन हो, तो आप उसकी ना मतलब लिखते हैं कि भाई आईडी, यानी कि उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ना बाद में, ताकि TC लॉगिन 01। फिर आपने उसको कोई नाम दे दिया, जैसे मैं कहता हूँ टाइटल लॉगिन विद वैलिड डाटा, यानी कि अगर डाटा सही है तभी वैलिड हो। फिर हमने कुछ प्री कंडीशन लिखी, यानी कि उससे पहले यूज़र को रजिस्टर होना चाहिए लॉगिन से पहले ना। फिर टेस्ट टैप है, फिर टेस्ट डाटा है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, एक्चुअल रिजल्ट और स्टेटस। इनकी वो कुछ चीज़ें हैं जो टेस्टर ना परफॉर्म कर होते हैं अपनी, मतलब कि मैनुअली किसी भी टूल के बगैर। उसमें सारा कुछ लिखते हैं कि उसकी आईडी क्या है, मतलब रिक्वायरमेंट की आईडी क्या है, करेगा क्या, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, प्री कंडीशन क्या है, पोस्ट कंडीशन क्या है, रिजल्ट क्या हो सकते हैं। मीन क्या एक्सेप्टेड पता है उसे, एक्चुअली पता है, इनका अगर ये होगा तो इस तरह होना चाहिए, अगर एक्चुअली फिर क्या होता है, तो आप इस तरह ना एक प्रॉपर अपना रख रहे होते हैं, रिकॉर्ड रख रहे होते हैं। सिम एग्जाम्पल भी आगे देखते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। सर आपकी तरफ इंटरनेट का इशू है, शायद आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। इसमें अब ठीक है मेरी आवाज़? जी सर। जो तुम ना ये इसको देख रहे थे, टेस्ट केस के ना, मतलब मैनुअल टेस्ट केस हम चेक कर रहे थे, तो उसका भी पिछले स्लाइड में बताया था कि हम ना कंडीशन क्या हो सकती हैं, उससे प्री कंडीशन हो गई, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या हो सकते हैं, एक्चुअल रिजल्ट क्या हो सकते हैं। तो फिर आगे हम इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। पहली बात तो ये है कि आपको पास ना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, मतलब आप चीज़ों को लिख रहे होते हैं, चीज़ों को देख रहे होते हैं। फिर कहते हैं इजी फॉर मैनुअल टेस्टर टू फॉलो, यानी कि ये इजी स्टेप है जो भी टेस्टर होते हैं ना, क्योंकि उसे खुद ही पता होता है उसने करने चीज़ों को, तो मैनुअली फिर मुताबिक कर लेते हैं। फिर तीसरा कहते हैं एक्ट एज ए रेफरेंस फॉर रिग्रेशन टेस्टिंग। इनके बाद में जब हम रिग्रेशन टेस्टिंग करेंगे ना, तो उसमें भी हमें हेल्पफुल हो सकता है। तो ये इसके ना कुछ हमारे पास बेनिफिट्स थे मैनुअल टेस्टिंग के। तो अब जो हमने पहले एग्जांपल देखी थी ना लॉगिन वाली, अब उसको जरा डिटेल में देखते हैं कि उसके अंदर किस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखें, जैसे यहाँ पे उसने पहले फील्ड के वैल्यू की, फिर टेस्ट केस आईडी दे दी login01, फिर टाइटल लेके लॉगिन विद वैलिड क्रेडेंशियल, यानी कि सही अगर वैलिड है यूजर नेम पासवर्ड तो तभी वो कर सकते हैं। प्री कंडीशन तभी हो सकता है। फिर टेस्ट टैब पे इनके ऐप ओपन करेगा, अपने देगा, फिर लॉग। सर फहद आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। नहीं मिला था तो एरर दे देगा। यस मैम। सर आपकी वॉइस ना क्लियर नहीं है, डिस्टॉर्शन हो रहा है। आई थिंक इंटरनेट का इशू है आपकी तरफ। इसमें बाहर आया हुआ था, मतलब ट्राई कर रहा हूँ कि सही चल जाए। ओके। तो अगर यहाँ तक से क्वेश्चन है तो हम ले लेते हैं। फिर इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करें हम इसको। जी सर। ठीक है, तो हमारे पास ना ये एग्जांपल थी। जी सर। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो हम लोग मैनुअल टेस्ट के अप्लाई कर रहे हैं तो ये हर मॉड्यूल के ऊपर हर फंक्शनलिटी के ऊपर अप्लाई करेंगे कि यहाँ कोई स्पेशल होंगे जैसे यहाँ पे आप लॉगिन की एग्जांपल दे रहे हैं। सर ये डिपेंड करता है, क्योंकि हम ना मुख्तलिफ टेक्निक्स देख रहे हैं। तो उसके अंदर मैंने कहता है कि ये भी टेक्निक है मैनुअल टेक्निक ना, कि जिसमें यूजर टेस्टर खुद ही करते हैं। वरना अब तो काफ़ी सारे टूल भी हैं ऑटोमेशन के, जिसमें आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, समझ लें कि एक टेक्निक है हमारे पास, तो इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा था। सर वो क्वेश्चन क्लियर हुए? यस सर। ठीक थैंक है, यू। तो हम आगे देख लेते हैं। हम्म, ठीक है। अच्छा, जो हमने पहले बात की थी ना ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की, तो इसी की ज़रा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ चीज़ों को, तो इसको भी ज़रा देख लेते हैं हम लोग। वो कहते हैं कि ये जो, इसको हम स्पेसिफिकेशन बेस ही बोलते हैं या ब्लैक बॉक्स टेक्निक भी बोलते हैं। तो कहते हैं ये फोकस करते हैं कि आपके पास ना, मतलब कि जो मेन इनपुट क्या है और आउटपुट की क्या है, इसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। फिर वो कहते हैं कि टेक्निक कि कंसिडर करते सॉफ्टवेयर ब्लैक बॉक्स विद इनपुट एंड आउटपुट। तो इसके ना मुख्तलिफ टाइप्स होती है हमारे पास, उसमें लेके फर्दर इसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं। जो हमारे पास मेन है ना, कुछ जो कॉमन यूज होती है, पहले बीवी है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, फिर है एक्विलेंस पार्टीशनिंग ईपी, फिर है डिसीजन ट्री टेस्टिंग, यानी कि ये मतलब कुछ ना, तो हम इसको इस तरीके लेकिन वन बाई वन देख लेते हैं इनको। अच्छा, पहले हमारे पास आता है कि एक्विलेंस पार्टीशनिंग। अब इसके अंदर ये होता है कि आपके पास ना, समझें कि आप उसको डिवाइड कर देते हैं पार्टीशंस के अंदर। फर्ज किया कि अगर आपने ना ये चेक करना है कि जो हमारा पासवर्ड है ना, उसकी लेंथ 8 से 18 करेक्टर के बीच होनी चाहिए। तो आपके पास ना, समझ लें कि आप हर टेस्ट को तो नहीं कर सकते, कि आप एक सेट डिफाइन करते हैं कि जैसे मतलब पहले 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, तो इस तरह ना हम इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग का कंसेप्ट। यानी कि वो कहते हैं कि वेयर इनपुट डाटा इज डिवाइडेड इनटू वैलिड एंड इनवैलिड पार्टीशन यानी ग्रुप्स। फिर कहते हैं टेस्ट केस फ्रॉम ईच पार्टीशन इज एनफ टू रिप्रेजेंट द एंटायर क्लास, यानी कि एक पूरी की पूरी क्लास को ना रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हमारे पास।
तो मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। ठीक है। तो ये ना हमारे पास आता है क्विलेंस पार्टीशनिंग का। आगे हम फिगर भी देख लेते हैं इसकी। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स ये है कि रिड्यूस नंबर ऑफ टेस्ट केस। ये इनके आपके पास टेस्ट केस कम बन जाते हैं, क्योंकि आप हर एक को टेस्ट करने के बजाय ना उसको क्लास में डिवाइड करें और वो क्लास उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, जो भी जितने नंबर आ सकते हैं उसके अंदर। फिर कहते हैं कि चोर कोर बिहेवियर सिस्टम इज टेस्टेड। इनकी आप जिसकी मेन चीज़ होती है ना उसको आप टेस्ट कर सकते हैं। सर अगर आपके पास ना कोई इनपुट रेंज है जो लार्ज है, काफ़ी बड़ी है, तो आप इसको भी टेस्ट कर सकते हैं इस टेक्निक से। तो ये हमारे पास ना इसकी एग्जांपल आ गई है, तो वो देख लेते हैं। अब जैसे वो कहते हैं कि जो यूज़र का वेब नेम है ना वो 5 से 20 कैरेक्टर होने चाहिए। अभी आपके पास एक रिक्वायरमेंट है कि जो यूज़र का नाम हो वो 5 से 20 कैरेक्टर्स हों। अब आपके पास ना मुख्तलिफ टेस्ट केस बन सकते हैं। समझे, अगर पहले वैलिड देखते हैं। वैलिड तो ये बात है कि 5 से 20 कैरेक्टर हों, यानी कि उसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए, इसके बीच बीच में हो। फिर कहते हैं कि भाई वो सिर्फ टेक्स्ट ही दे, यानी कि ऐसा ना हो कोई नंबर दे दे या स्पेशल कैरेक्टर्स दे दे, तो हमने कहा वो इसके अंदर नहीं होने चाहिए। तो अब ये तुम्हारे पास है कि वैलिड के। इसी तरह इनवैलिड के ये है कि अगर 5 से कम दे दे, मतलब 2 4 3 या 20 से ज़्यादा दे दे, फिर या उसको मतलब खाली छोड़ दे या स्पेस दे दे या कुछ ऐसा करेक्टर दे दे जो हमारे पास टेक्स्ट ही ना हो। तो हमने ना 4 क्लासें डिफाइन कर ली हैं। क्लास 1 है हमारे पास ये, जिसमें मतलब बिल्कुल ठीक है। फिर क्लास 2 है, तो क्लास 3 हो जाएगी हमारे पास ये। क्लास 4 हो जाएगी हमारे पास। तो ये हमने ना समझे सो क्लासेस में डिवाइड कर दी है, ताकि हम जो पूरी आइडेंटिफाई कर रही होती है। जैसे हमारे पास ये है ना कि केस 1 है, एंटर विद इन 5 से 20 कैरेक्टर्स। अगर वो करेगा तो बिल्कुल पास हो जाएगा हमारे पास टेस्ट केस। इसी तरह हमने टेस्ट 2 लिखे के उसके लेस देन 3 है, मतलब 5 से कम है, तो उसे बताया कि भाई तुम प्रॉपर ना लेंथ के मुताबिक ही दो। इसी तरह उसने केस 3 लिखा और केस 4 है। तो ये हमारे पास ना आइडिया था कि हम किस तरह अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको टेस्ट केस के मुताबिक ना ब्रेक कर सकते हैं, ताकि उसको क्लासेस के अंदर डिवाइड करके। तो अगर यहाँ तक से क्वेश्चन है तो सर फिर मेरा एक और क्वेश्चन है कि इधर अगर हमारे पास ये जो कि मैं कहता हूँ अगर 18 से अबव और 30 से बिलो हो, तो उसको फिर किस तरह हम टेस्ट केस में मतलब कि कर सकते हैं क्लासेस के अंदर? कोई बताना चाहे? कुछ भी बता सकते हैं आप, जो भी आपके माइंड में आए आप शेयर कर सकते हैं। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। सर हमजा आप कुछ बताने लगे थे। मैं सर से ये करने लगा था कि काइंडली क्वेश्चन रिपीट कर दें। अच्छा। वैसे उन्होंने क्वेश्चन जो किया था ना वो इस तरह से था, आई थिंक अबव देन 20 हो और बिलो देन 30 हो तो वो किस में फॉल करेगा, किस कैटेगरी में, वैलिड इनपुट में या इनवैलिड इनपुट में। यानी अबव देन 20 एंड लो देन 30। जी। तो इसी तरह के चार टेस्ट केसेस भी देखे ना। एक तो होगा कि इनके दरमियान जैसे फर्स्ट वाला है इनपुट फ्रॉम 20/30 कैरेक्टर्स। एक नेक्स्ट होगा ब्लैंक वाला, कि उसके वो ब्लैंक अपनी टेक्स्ट फील्ड को छोड़ देगा। एक थर्ड टेस्ट केस इस तरह बनेगा, लेस देन 10 वाला, उसमें एरर मैसेज शो होगा। और इसी तरह फोर्थ वाला, वो greater than 30 कैरेक्टर्स वाला होगा, उसमें भी एरर मैसेज आएगा। ब्लैंक वाले में भी एरर मैसेज आएगा। जो फर्स्ट वाला होगा ना, विद इन सॉरी 20 and 30 कैरेक्टर्स, उसमें पास हो जाएगा। ओके। कोई और इसमें ऐड करना चाहेगा? सर फहद यू आर नॉट ऑडिबल। किसी और को सर फहद की आवाज आ रही है या मुझे ही नहीं आ रही? नहीं सर की आवाज़ नहीं आ रही, तो इनका इंटरनेट इशू।
ओके, इसी चाहिए। मुझे भी यही हुआ। चलिए हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। इसमें से अभी तक का किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। मैम आप व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में डिफरेंस बता सकती हैं दोबारा? जी जी मैम, मैं बताती हूँ। अच्छा, वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो उन्होंने बताया था ना, अभी हम उसको यहाँ पे देख लेते हैं। ये ना जैसे मैंने पहले आप लोगों को एग्जांपल दी थी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की। फर्ज करें कि ना हमारे पास ये दो कंटेनर्स हैं। एक जो है मतलब उस वो विजिबल है, जस्ट लाइक अ ग्लास, जो एक शीशे का ग्लास होता है जिसके दोनों साइड से हम देख सकते हैं। और ये इस तरह से है कि फर्ज करें कि इसका ब्लैक कलर है और हमें इसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि इसमें क्या है। अब इसमें ना छोटे छोटे कुछ पार्टिकल्स हैं। अब हमें पता है कि अब ये वाला जो है ना ये व्हाइट बॉक्स है और ये वाला जो है ना ये ब्लैक बॉक्स है। अब वही पार्टिकल्स ना इसके अंदर भी हैं, लेकिन ना हमें जो नजर आ रहा है वो सिर्फ व्हाइट बॉक्स का है और जो ब्लैक बॉक्स का है वो हमें नजर नहीं आ रहा। अब ब्लैक बॉक्स किस तरह से काम कर रहा है वो ये देखेगा कि जो जिस जिस तरह फर्ज करें कि हमारे पास 1 2 3 4, ये 4 लाइंस का हमारे पास ना एक कोड लिखा हुआ है। अब ये 4 लाइंस का हमारे पास कोड लिखा है ना, अब जो टेस्टर है ना जो कि ब्लैक बॉक्स के थ्रू इसको इसकी टेस्टिंग कर रहा है, वो क्या करेगा, वो ना 1 बाय 1 एक एक लाइन को जाके नहीं जो है जिस तरह से कंपाइलर एक एक लाइन को रीड करता है देन उसकी आउटपुट हमें शो करवाता है ना, ये उस तरह से वर्क नहीं करता। ये पता क्या करता है, ये ना ओवरऑल देखता है कि ठीक है, ये जिस तरह हम अब जिस तरह से फर्ज करें कि ये ना हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ये स्पेसिफिकेशन वाला पॉइंट दिया हुआ है, आगे से मतलब इसके भी अंदर कुछ पॉइंट्स है, यूज केस और ये सारे, और इसके बाद हमारा जो मेन पॉइंट है ना वो है स्ट्रक्चर बेस। अब ये देखिएगा कि ठीक है, मैंने ये पॉइंट देख लिया कि जिस तरह से ना उसने कहा कि अच्छा ये भी मेरी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, और जो दूसरा नीचे वाला पॉइंट है वो भी मेरी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। अब वो ये नहीं देखेगा कि उसने इसके अंदर लिखा क्या हुआ है, उसको इससे कोई भी मतलब नहीं है कि इसके अंदर क्या लिखा है। उसने सिर्फ ये देखना है ऊपर ऊपर से कि ये भी मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, ये भी मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, ये भी पूरी हो रही है। उसने सिर्फ ऊपर वाली चीजें देखनी है, उसने कभी भी अंदर से जाके सिंगल सिंगल 1 बाय 1 जो है ना जाके उसको विजिट नहीं करना, ना ही उसकी हमें आउटपुट देनी है कि मैं उसको जाके विजिट करूं और जो सारा ये देखूं। ये होता है हमारे पास ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। और जो हमारे पास वाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है ना वो इस तरह से वर्क करता है कि ना, अब जिस तरह से कुछ टेस्टर्स हैं, लाइक आप डेवलपर्स की एग्जांपल ले लें। हमारे पास एक डेवलपर है, वो किस तरह से काम कर रहा है हमारे पास कि ना, अब हमारे पास एक कोड दे दिया, एक वेबसाइट बनाने के लिए हमारे पास ना ये कोड दे दिया है कि सबसे पहले आपने उसकी इनपुट शो करवानी है, फिर आपने उसके अंदर जो कार्ड्स जो हमने प्रोडक्ट शो करवाई है वो, और बाकी सारी। अब जो डेवलपर है ना वो देखेगा कि मेरी वेबसाइट सही से चल रही है, मेरा जो फर्स्ट स्टेप है ये वाला जो सॉरी मेरा जो फर्स्ट स्टेप है वो भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, सेकंड स्टेप भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, थर्ड इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब वो ये देखेगा कि फर्ज करें कि ना हमारे पास ये एक वेबसाइट है, वो देखेगा कि मेरे पास जो है मेरी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं इसके अंदर। आपको ये वाली मेरी स्क्रीन नजर आ रही है जो मैंने अभी चेंज की है, क्यूए प्रैक्टिस वाली नजर आ रही है सबको? यस मैम। यस हाँ। मैम, आ रही है। जी ये देखें। अब ना जिस तरह से वो ना अब इधर जाएगा, एक उसने ना फर्ज करेंगे वेबसाइट बना ली। अब उसने क्या किया, उसने ना यहाँ पे हमारे पास ये दे ली एक मेल है, जिस जिस तरह से अब ना फर्ज करें कि ये हमारे पास ना टेस्टिंग फेज स्टार्ट हो गया। अब वो क्या करेगा, डेवलपर जो है जिसने ये वाली टेस्टिंग करनी है वाइट बॉक्स के थ्रू, उसने क्या करना है, उसने ना 1 बाय 1 सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं हमारे। इस तरह से वो क्या करेगा, ईमेल पासवर्ड लगाएगा। उसने देखा कि अच्छा वो वाला जो हमारा स्टेप था वो भी क्लियर हो गया। अब वो आ गया अपने मेन इंटरफेस पे, उसने देखा कि मैंने ये शॉपिंग कार्ड लिखा था, आइटम प्राइस क्वांटिटी, मैंने वो सारी चीजें इधर करवाई हुई हैं मेंशन जो कि मुझे एक क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दी थी। अब उसने देखा कि मैंने जो प्रोडक्ट ऐड की थी वो भी सारी इसी प्रोडक्ट में यानी कि शो हो रही हैं।
अब वो जाएगा ऐड टू कार्ट करेगा, उसने देखा कि अच्छा मेरी ये आइटम इसमें ऐड हो रही है या नहीं हो रही, यहाँ पे मतलब टोटल में ऐड हो रही है। उसने देखा ठीक है, इसका मतलब कि मेरी जो है ना ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं और मेरा जो फंक्शन है ना, जो सारी वेबसाइट है वो सही से काम कर रही है। अब हो जाएगा कि ठीक है, ये सारा ऐड कर लिया, अब रिमूव करके देखेगा रिमूव भी हो रही है। यानी वो वन बाय वन सारे स्टेप्स जो है ना अपने वो सारे वन बाय वन चेक करेगा, देन वो प्रोसीड करेगा चेकआउट पे, इधर अपना सारा एड्रेस देगा। कोई भी एड्रेस आप ले सकते हैं, किसी भी किस्म का एड्रेस देकर जब वो सबमिट करेगा तो उसके पास एक वेरिफिकेशन की एक ईमेल आएगी कि योर ऑर्डर इज डन या कुछ भी इस तरह। तो उसको पता लग जाएगा कि अच्छा ठीक है, ये मेरा जो है ना काम मुकम्मल हो गया है, इसका मतलब कि इसमें कोई बग या इसमें कोई एरर नहीं आ रहा। लेकिन वो कहता है कि जब अगर उसी के ऑपोजिट वो देखता है ना, फर्ज करें कि आप जब इधर कोई इनपुट लिख रहे हैं ना, फर्स्ट करें आप अपना नाम लिख रहे हैं लेकिन वो नाम लिखा ही नहीं जा रहा, वो सेम एज इट इज यही टेक्स्ट हमें शो करवा रहा है, इसका मतलब कि हमारा यहाँ पे एक बग है। ठीक है, ये हमें शो हो गया है, यानी कि ना यहाँ पे एक बग है। अब लास्ट नेम है, आप लास्ट नेम जिस तरह मेरा ये लास्ट नेम है, मैं अपना लास्ट नेम इंटर कर देती हूँ, ये मेरा लास्ट नेम इंटर हो रहा है लेकिन मेरा फर्स्ट नेम जो है ना वो इंटर नहीं हो रहा, इट्स मीन के यहाँ इशू है। तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग हमारी इस तरह से हेल्पफुल है हमारे लिए कि वो सारी वन बाय वन चेकिंग करती है और देखती है कि हमारा बग्स किधर है और किधर नहीं है। इस तरह से वो सारे जाके जो है ना सारा मतलब टेस्टिंग करके हमें आउटपुट शो करवा देती है। तो ये होता है हमारा वाइट बॉक्स टेस्टिंग। और जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है उसमें सिर्फ वो ये देखता है ऊपर ऊपर से कि मेरा ये भी यानी ये चीज़ भी इसमें ऐड होगी है, ये चीज़ भी ऐड होगी। उसने कभी ये नहीं देखना कि ये फंक्शन काम कर रहा है सही से या नहीं कर रहा है। तो ये डिफरेंस था इसका मेन जो था एग्जाम्पल के थ्रू। आपको क्लियर है अब? यस मैम, क्लियर है। मैम एक और क्वेश्चन के पहले जो स्लाइड थी उसमें शायद मेंशन था कि हम जो व्हाइट बॉक्स करते हैं उसमें हम ज्यादा कोडिंग करते हैं और ब्लैक बॉक्स में कोडिंग के बिना ही ये टेस्ट करते हैं, इस टाइप का कुछ है? जी, वही मैं आपको बता रही हूँ। अभी मैंने जिस तरह आपको बताया कि जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है ना, इसमें जो है हमारा कोडिंग बेस हमें थोड़ा सा ना यानी हमारा बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा होना चाहिए अगर हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की तरफ जाते हैं। हमारी जो कोडिंग स्किल्स हैं वो बेटर होनी चाहिए ताकि हम इसकी वन बाय वन जो है ना सारी टेस्टिंग कर सकें। लेकिन जो सेकंड है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में, इसमें यह है कि इसमें ना हम ऑटोमेशन टूल्स यूज करते हैं। इसके अंदर डिफरेंट ऑटोमेशन टूल्स जो है ना यूज होते हैं हमारे अंदर। हम ना इसके अंदर जो यूज करते हैं जैसे कि सिलीनियम वगैरह कुछ इस तरह वाले टूल्स जो होते हैं ना ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में यूज होते हैं। तो वो हम इसके अंदर यूज करते हैं। उसके अंदर सिलीनियम और एप्ली टूल्स, एपीएम टूल्स, ये सारे टूल्स आ जाते हैं। जिस तरह से हम किसी डाटा का एनालिसिस करते हैं तो वो सिर्फ ओवरव्यू करता है, गो थ्रू करता है कि ठीक है ये हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है। तो ये चीज होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। अब क्लियर है आप लोगों को? यस मैम, क्लियर है। एक और क्वेश्चन है, अभी जो आपने पहले हमें व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करके दिखाई थी जी जी। उसमें वो भी आप ये शायद टेस्ट सिग्मा यही टूल यूज करी थी, बट उसमें हमने कुछ कोड नहीं देखा ना, कोडिंग के चेक किया। इसमें सॉरी, क्या क्वेश्चन है मैम, दोबारा रिपीट करिएगा। मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी आपने व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का कुछ करके दिखाया था कि हम इस तरह एक एक करके पहले हाँ, अपना एड्रेस एग्जाम्पल वगैरह। वो एग्जाम्पल दिया अभी अभी मैंने व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की ना। ये एक साइट है, अगर आप लोगों ने भी फर्स्ट करने कोई प्रैक्टिस करनी हो ना क्यूए की कोई भी, तो ये एक साइट है यानी एक डमी साइट आपको पूरी दी गई है। इधर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ये हमारा जो है ना कर सकता है या नहीं कर सकता इजीली। तो और क्या क्वेश्चन किया मैम आपने? हाँ जी, तो मेरी यही था कि इसमें हम कोड को तो नहीं चेक कर रहे। इसमें हम बेसिकली कोड की फंक्शनैलिटी को ही चेक कर रहे हैं। फर्ज करें कि हमने 4 लाइन का अगर कोड लिखा ना, फर्स्ट नेम का, लास्ट नेम का, फोन नंबर का, कंट्री का, अगर हमारी इनमें से कोई भी चीज का रन नहीं ना हो रही, इट्स मीन के वो हमारे कोड में ही इशू है। आप समझ आया मैम? ओके मैम, क्लियर है। जी, इसी तरह ही था यहाँ पे सब। पॉइंट मैं ऐड कर दूँ इसके अंदर ना, जी सर। क्योंकि ये एक तो इंटरफेस है ना, डमी है इसलिए। जी जी। एक तो इसके अंदर कोड नहीं है, दूसरा ये कि व्हाइट बॉक्स जो टेक्निक होती है ना, उसमें मतलब स्टेप बाय स्टेप प्लान को देख रहे होते हैं। जैसे अगर हम देखें ना स्टेटमेंट, जो कवरेज वाला पॉइंट है उसमें वो स्टेटमेंट को चेक कर रहे होते हैं
इसी तरह जो कंडीशनल बेस है उसमें वो हर कंडीशन को चेक कर रहे थे, मतलब ये नहीं कि इनपुट और आउटपुट को, बल्कि वो एक एक चीज को चेक कर रहे होते हैं। जी इसी तरह इस ही वजह व्हाइट से मतलब बॉक्स उसको कहते हैं। टेस्टिंग, जी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में यही होता है। सर फहद आप जी आगे कंटिन्यू कर दो। चलिए मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी सर। तो अच्छा, हमने लास्ट जो जो देखा था ना, वो था पार्टीशन वाला, कि हम क्लासेस में किस तरह डिवाइड करते हैं, इसे बोलते हैं इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग वाला। तो हम फिर नेक्स्ट जो टेक्निक है ना इसी की, मतलब ब्लैक बॉक्स की, वो हम देखते हैं। वो हमारे पास है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, यानी कि हम ना जो कि बाउंड्री की वैल्यू होती है उसको देखते हैं। जैसे फर्स्ट किया कि हमारे पास जो पिछली एग्जांपल थी ना ये वाली, कि आपके पास करेक्टर होना चाहिए 20 से 5। तो अगर हम इस एग्जांपल को लेकर चले ना, तुम्हारे पास जो बनती है बाउंड्री, वो बनती है 5 और 20 की। क्योंकि जो मोस्टली टेस्टर्स होते हैं ना, वो चेक करते हैं बीच वाली वैल्यूज को और स्किप कर देते हैं फर्स्ट और लास्ट को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि आपकी एज होनी चाहिए 5 से 60 साल, यानी कि जो नॉर्मल एज है, तो अगर वो यूजर कोई 61 एज करे या 4 इंटर करे तो क्या होगा? तो इस जगह पर ना काफी सारे बग्स आते हैं। तो इसलिए हम ये टेक्निक यूज करते हैं, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। जैसे आप ये देखेंगे ना, एक तो ये वैलिड वैल्यूज आ गई जो बिल्कुल ना मिडिल वाली है, कुछ आते हैं बाउंड्री के ऊपर, यानी कि बाउंड्री से एक पीछे और एक आगे। इसी तरह ये लोअर बाउंड्री हो जाएगी हमारे पास, और ये अपर बाउंड्री हो जाएगी। अगर हम इसकी डिफाइन डेफिनेशन देखें ना, तो ये कहते हैं कि फोकस ऑन द वैल्यूज एट द एज ऑफ इनपुट रेंज, यानी कि जो भी आपकी रेंज है ना, उसके अपने एज की वैल्यूज को देखने हैं और उसको इसमें ना फोकस करना है। फाइंड्स ऑफ वन बाय वन लिमिट रिलेटेड बग्स। तो दूसरा कहता है कि आपके पास इनपुट वैल्यूएशन है न्यूमेरिक, तो उसमें काफी हेल्पफुल हो सकता है आपको। इसी तरह इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग में काम आ सकता है। हम इस एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा कि आखिर ये किस तरह काम कर रहा है। तो जैसे मेरे पास ये है ना, मैं कहता हूँ कि जो एज है ना वो 20 से 50 होनी चाहिए। वो आपको पता है कि एक रिक्वायरमेंट है। 20 की में बाउंड्री देखना, जो वैलिड है वो होगी 20 से 50, कोई भी वैल्यू हो ना वो इसकी वैलिड वैल्यू है। लेकिन अगर जो 51 है, यस मैम। सर इसके एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि हम ये बाउंड्री वैल्यू में सिर्फ एक जो गिवन वैल्यू है या एक्सपेक्टेड वैल्यू वही दे सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि आपने 20 से 50 की रेंज के अंदर ही आपने वैल्यू देनी है, ना तो हम इससे कम लिख सकते हैं ना ही ज्यादा। इस तरह से करके है कुछ। जी मैम, क्योंकि अक्सर बग्स जो होते हैं ना वो बाउंड्री के ऊपर ही आते हैं। और तो इसमें मतलब इसके एग्जांपल में हम इस तरह लिख सकते हैं जिस तरह हम कोई साइट ओपन करते हैं तो उसमें एज रिक्वायरमेंट आ रही होती है कि आर यू 18+ और नोट, इस तरह से कुछ। जी मैम, ओके थैंक यू। मतलब एग्जैक्ट अगर 18 पे है या उससे ऊपर है या नीचे है, ओ तो हम ओके। मतलब वैल्यूज को देखते हैं। तो इसके हम टेस्ट केस भी देख लेते हैं। जैसे मेरे पास ना अगर वैलिड रेंज जो 20 से 50 है, इसकी मिनिमम बाउंड्री वैल्यू 20 हो गई, मैक्सिमम 50 है। हमारे पास ये वाले पॉइंट है ना, हम इसको मतलब टेस्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि जो ये देखे ना 19 20 21, ये हमारे पास वो रेंज हो जाएगी जो हमारे पास है। एक कुछ से कम हो जाएगा, एक कुछ से ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह इधर भी करेंगे, एक कुछ से कम, एक कुछ से ज्यादा। तो ये हमारे पास वैलिड हो गई, ये होगी इनवैलिड। तो हमारे पास 4 टेस्ट केस बन गए, एक लोअर बाउंड्री का, एक जो एग्जैक्ट मतलब बाउंड्री के ऊपर है, और अपर वाला, और जो एग्जैक्ट रेंज के ऊपर है। तो इस तरह हम इसके अंदर रेंज वाली जो बग्स आ सकते हैं ना, ये इशू आ सकते हैं, तो हम उसको यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक टेक्निक थी। तो फिर हमारे पास एक नेक्स्ट आती है, हम उसको हेलो देखते हैं जो सर, भी। ये 19 20 21 और 49 50 और 51 वाला जो है टैग, ये तो नहीं लेगा ना इसको? किसको सर? ये जो आप बता रहे हैं 19 20 और 21 वाला, जी और सर। 50 51 वाला, ये तो केस में आ ही नहीं सकता। फिर जब हम चेक करेंगे तो एरर शो होगा। जी बिल्कुल वही कह रहे हैं ना कि वो इनवैलिड होंगी, 20 और 50 हमारे पास वैलिड होंगी। ठीक है। जी। तो जो फिर हाँ इस तरह ना, अब आपको लग रहा होगा कि ये दोनों मिलती जुलती हैं, ईवीपी और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस ना। तो यहाँ पे मैंने जरा डिफरेंस लिख दिया दोनों का टेबल फॉर्म के अंदर। तो इसको देख लेते हैं। जो पहले ना इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग वाला, वो ना उसको ग्रुप्स में या पार्टीशन में डिवाइड कर देता है। इससे ये होता है आपके पास टेस्ट केस रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, इस वजह से। आप कोई भी एक वैल्यू ले सकते हो पार्टीशन के अंदर। जैसे ना मैंने कहा कि एज 18 से 16 है ना, 18 से 60 है,
तो हमारे पास मुख्तलिफ बन सकती है, मतलब एक क्लास हो सकती है 10 से लेस हो, कि 10 से 60 हो सकती है, 16 से ग्रेटर देन। इनकी 3 क्लासेस बन गई हैं, आप 3 में से कोई 3 वैल्यू ले लो, तो आपका पूरा ना ये हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट कवर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि मतलब ये क्लासेस बनाने का हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, यानी हम इसको क्यों इस तरह से डिवाइड करते हैं? मैम क्या है? देखिए जी, फायदा ये होगा कि आपके पास टेस्ट के रिड्यूस होते हैं, क्योंकि बजाय ये कि आप हर वैल्यू पे टेस्ट करें ना, मतलब जैसे मुझे पता है कि मैं 10 में से किसी एक को भी लूंगा ना तो वो आंसर सेम देगा, सर तो मैं इसलिए ये करता ऐसे वर्क करता है जैसे कि हम वहाँ पे जिस तरह हम एक कोड लिखते होते थे अपनी फर्स्ट स्टार्टिंग डेज में, जो सी प्लस प्लस में या पाइथन में हम एज ग्रुप जो है ना वो डिस्क्राइब करते थे कुछ स्टूडेंट का कि 19 से 50 वाले इसमें फॉल करते हैं, 50 से इतने वाले इसमें फॉल करते हैं। हम इसलिए इसकी कंडीशन देते हैं ताकि हमें वन बाय वन एक एक चीज गो थ्रू ना करनी पड़े, ताकि हमें जो भी वैल्यू चाहिए हम वो ही मतलब इनपुट करें और हमें सिर्फ उसकी आउटपुट शो हो, इस वजह से। बिल्कुल मैम ऐसे ही है। इसी एग्जाम्पल मेरे जहन में जो आ रही है ना, यूं समझ लें कि आपके पास फ्रूट्स की बास्केट है ना, उसमें हर तरह के फ्रूट रखे हुए हैं। आपको पता है कुछ मतलब के सही है, कुछ खराब है, तो आपको पता है कि 20 सही है और 20 खराब है, तो आप 20 में से ना एक एक ले लेते हैं, मतलब एक उधर से एक उधर से, क्योंकि आपको पता है कि सारी कैटेगरी तो सेम ही है, तो आप में से एक कोई से एक पिक कर लें, तो बात तो एक ही है। तो इसी तरह ना हम बजाय कि हर टेस्ट केस के उसे एक पर्टिकुलर पॉइंट को ले लेते हैं, मतलब किसी भी टेस्ट केस को, तो अंदाजा हो जाता है अच्छा इस रेंज के सारे जो है ना वो इस तरह के आउटपुट हमें देंगे, तो इसलिए हम फिर इसको यूज करते हैं। अब क्लियर है? जी ओके सर। ठीक हो गया। फिर जो हमारे पास होता है बाउंड्री वैल्यू वाला, वो हमने देखा था कि एज के वैल्यूज को डिफाइन कर रहे होते हैं, फोकस कर रहे होते हैं हम। फिर हम ये देखते हैं कि जो बाउंड्री रिलेटेड बग्स है ना वो ना आए हमारे पास। फिर हम कहते हैं कि या तो बिल्कुल ऊपर या बिल्कुल नीचे वाली वैल्यूज को हम टेस्ट कर रहे होते हैं, जैसे 17 हो गया, 18 हो गया, 60 और 61, ये ना बिल्कुल अप की और लो की वैल्यूज होती हैं। तो ये हमारे पास कुछ मेन डिफरेंस था इन दोनों का। तो हमारे पास जो फिर आते हैं ना वो है डिसीजन बिटेबल टेस्टिंग। अब यूं देख लें, इसके अंदर ना आप एक टेबल फॉर्म के अंदर ना दोनों को बताते हैं कि भाई जितने पॉसिबल सिनेरियो बन सकते हैं ना वो लिख देते हैं। अगर आपके पास कोई कम्प्लेक्स लॉजिक है या रूल्स हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे ना मैंने यहाँ पे रूल डिफाइन कर दिया, रूल 1 2 3 4। अब ये आपके पास कंडीशन है और ये आपके पास रूल है। अब जैसे मैं कहता हूँ अगर यूजर लॉग इन नहीं है और एडमिन भी नहीं है, क्या वो एक्सेस कर सकते सेटिंग को? तो साफ दे रहे कि अगर वो लॉग इन भी नहीं है, एडमिन भी है, तो नहीं कर सकता। फिर कहा कि क्या वो अगर लॉगिन है लेकिन एडमिन नहीं है, क्या तब भी कर सकते हैं? मैं कहता हूँ नहीं, तब भी नहीं कर सकता। अगर लॉगिन भी है, एडमिन भी है, तब वो ना इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह अगर लॉगिन है लेकिन एडमिन नहीं है तब नहीं कर सकता। तो ये ना हमने चारों मतलब 4 पॉसिबल टेस्ट केस देख लिए कि अगर मतलब बंदा लॉगिन भी है और एडमिन है या नहीं है तो एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये ना हम इसको डिसीजन टेबल टेस्टिंग बोलते हैं इसके अंदर ना। तो फिर हमारे पास आता है कि इसके बेनिफिट्स क्या थे। इसके बेनिफिट्स जो होते हैं कि आपके पास हर कम्बिनेशन का आपके पास ना रिजल्ट आ जाता है, कि आपने ना हर कम्बिनेशन को चेक कर लिया होता है, कोई आपके पास कंडीशन मिस नहीं होती। अगर आपके पास डिसीजन ड्रिवन लॉजिक है ना, मतलब जिसमें कंडीशन होती है कि ये ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तब भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ फायदे थे इसके। तो यहाँ तक इसमें क्वेश्चन है। चलिए फिर हम ना आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं बाकी को जो हमने। जी सर। और मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो हम लोग टेस्ट बेसिस कर रहे हैं, ये जो टेस्टिंग के जितने भी टाइप्स पढ़े हैं, जी ये सर। किस टाइप के सॉफ्टवेयर के लिए, किस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए इनको हम यूज करें? जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक छोटा सा प्रोजेक्ट है तो उसमें तो नहीं ना इनको यूज करना होगा, मतलब किस आइडियल सब्जेक्ट के लिए, किस आइडियल सॉफ्टवेयर के लिए इनको यूज करें? सर जो मोस्टली होते हैं ना, अगर आपके पास कोई जैसे मिलिट्री का या मेडिकल का है, तो उसमें तो आप बिल्कुल ना एक एक चीज़ टेस्ट कर देते हैं। लेकिन जो जिस लेवल पे हम काम करते हैं ना उसमें हम खुद ही टेस्ट कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं एक्सपीरियंस टेस्टिंग। ये इनके अगर आप 5 10 प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हैं ना तब आपको अंदाजा हो जाता है, तब आप इसको इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें आपके पास एक पूरी टीम होती है जो सिर्फ टेस्टिंग कर रही होती है। इनके जो डेवलपर्स हैं वो बना के देते हैं और टेस्टर्स का काम होता है टेस्ट करना, बग्स निकालना। तो उनकी तो जॉब यही है, वो हर एक चीज चेक करते हैं। फिर उसमें डिपेंड करता है कि उसका रोल क्या है। अब जैसे कोई अगर है जूनियर है तो उसको मतलब थोड़े बहुत काम देंगे, जो सीनियर है वो चेक करेगा, उसका एक्सपीरियंस बता देगा।
तो ये ना बस इस तरह होता है कि आपके एक तो आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस कितने हैं और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो ये इन चीज़ों पे ना फैक्टर पे डिपेंड कर रहा होता है टेस्टिंग। टेस्ट टेक्निक से मुख्तलिफ कि आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप एक भी यूज़ कर सकते हैं, कम्बिनेशन भी मिला सकते हैं, दो तीन मिक्स भी कर सकते हैं। तो इस तरह मतलब मोस्टली मतलब उन्हीं मतलब सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग के लिए यूज होते हैं जो हमें लगे ना कि ये हमारा सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स है, या हमें लगे कि इसमें हमारे कोई एरर आ सकता है, कोई बग आ सकता है। वो फिर या तो कोई वेबसाइट भी हो सकती है, कोई ऐप या ई कॉमर्स वेबसाइट, कुछ भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है या सॉफ्टवेयर है वो किस तरह से है। एक मतलब शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है या कोई लॉन्ग टर्म है। जिस तरह वो आगे सर ने एक एग्जांपल दिया है अमेजोन की, द्रास की, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह हर चीज को श्योर करने के लिए हम लोग जो है ना ये टेस्टिंग टेक्निक्स यूज करते हैं। और जिस तरह सर ने बताया कि आप अपने यूजर एक्सपीरियंस के लिए फर्स्ट करें कि आप एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक ऐप बनाते हैं, आप उसकी फंक्शनैलिटी चेक करने के लिए ठीक से प्रोसेस कर रहा है या नहीं, इसमें कोई इश्यू तो नहीं, उसके लिए भी आप ये यूज कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल सर ऐसे ही है। दूसरा ये कि आगे ना हम देखेंगे मजीद भी टाइप्स होती हैं। जैसे टेक्निक्स थी ना, आगे पे प्योर होते हैं कि यूनिट टेस्टिंग करनी है, फंक्शनल है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, तो ये मुख्तलिफ टाइप की होती है। जी मैम। सर जैसे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है उसके जी अंदर टेस्टिंग जरूरी होती है। उसमें अगर हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग चूज करें तो ब्लैक बॉक्स में हमें कौन सी टाइप की टेस्टिंग करनी चाहिए, जैसे आपने भी 4 टाइप्स पढ़ी नहीं। अब आप बाउंड्री वैल्यू भी कर सकती हैं, ये आपके पास प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है ना उसमें क्या मतलब कि क्रिटिकल पॉइंट कौन से है, आपके पास बाउंड्री सर वैल्यू हो सकती हैं। ये सर मंथ्स टैग बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो सर उसमें कौन सी टाइप की टेस्टिंग होनी चाहिए। मैम पहले तो आप ये कर लेंगे कि पहले ना ओवरऑल चेक कर लें जो रिक्वायरमेंट्स है क्या वो प्रॉपर है नहीं, क्योंकि आप उससे पहले टेस्ट केस बना चुकी होंगी ना, तो उसके मुताबिक भी कर सकती हैं। मैं आपको अगर दिखाता हूँ अपनी FYP की ना डॉक्यूमेंटेशन, तो उसमें हमने सारे टेस्ट केस डिफाइन किए थे, तो उससे भी आइडिया हो जाएगा आपको एक। सर मोस्टली जो वैसे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है ये यूज होती है कि हमारी जो आउटपुट जो है ना उसको चेक करने के लिए कि हमारा जो प्रोजेक्ट या जो मैम कह रही हैं कि हमने फाइनली प्रोजेक्ट बनाया है ना, उसकी बिल्कुल। आउटपुट सही से हमें मिल रही है या नहीं, और जो है वो रिलायबल है या उसमें कोई बग तो नहीं है। जैसे मैम फर्ज करें आपने कोई वेबसाइट बनाई है, अपना जो आपका फाइनल प्रोजेक्ट है, आपने वो किससे रिलेटेड बनाई है, कोई प्रोडक्ट है या कुछ भी आप ले लें। तो फर्ज करें कि आप जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, आप उसमें कोई एक चीज भी अगर मिस कर देती हैं तो उसमें मतलब वो फंक्शन तो सही से काम नहीं ना करेगा। तो इसमें इसकी आउटपुट हमें किस तरह से शो होती है, वो ब्लैक बॉक्स के थ्रू ही हमें शो होती है। इसलिए जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है ना वो इसमें हमें हेल्पफुल होती है। तो मैम देखो जैसे ना ये मैंने एक फिगर टेबल शो की है, हमारे पास ना टेस्ट केसेस हमने कुछ डिजाइन किए थे। जैसे ये है कि भाई अगर क्रिएट अकाउंट कर सकता है या नहीं कर सकता, उससे हमारे पास प्री कंडीशन क्या होगी, पोस्ट क्या होगी। आप इसको टेस्ट करें, आप देखें कि वो जो आपने जो assumption की थी उसके मुताबिक है या नहीं है, तो ये आपकी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बन जाएगी कि आप डिटेल नहीं देख रही, बस ये देख रहे हैं कि जो इनपुट है उसके मुताबिक आउटपुट है या नहीं है। इसी तरह आपके पास मुख्तलिफ केस हो सकते हैं, लॉगिन का हो जाएगा या उसकी जो फंक्शनैलिटी है तो वो भी डिपेंड कर सकती है। तो इस तरह जो आपके टेस्ट केस होते हैं वो भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह की टेस्टिंग करनी चाहिए। दूसरा वो कितना क्रिटिकल है ये फैक्टर भी डिपेंड करते हैं। तो इस तरह मतलब हम कर सकती हैं। ओके सर। सर मेरा एक और क्वेश्चन है, जो बीएससी से सीएस है, हम इसमें जी। किस सब्जेक्ट में टेस्टिंग पढ़ते हैं। नहीं, हमारा तो मेरा तो वो था क्या कहते हैं ना, SRE का सब्जेक्ट था, बल्कि सॉरी SQA का, उसके अंदर ही हमने पढ़ा था। सॉरी सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग, उसके अंदर हमने SQ देखा था और टेस्टिंग, ये दो मतलब देखे थे मेन उसके अंदर।
जी सर, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और जो एसपी है ना, मोस्टली इसी में ये टॉपिक यूज ये ओके मैम। एक्चुअली हमने एसक्यू सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ है, तो मैं उसको दोबारा से देखूँ कि उसमें टेस्टिंग फिर होगी, मुझे जी। अभी याद नहीं है। जी मैम, वो इस तरह से नहीं, मतलब इस तरह है कि आप डिफरेंट टॉपिक्स पे अगर कर रहे हैं ना काम, या उसमें कोई क्वालिटी, या जिस तरह हम डिफरेंट मॉडल्स पे वर्क करते हैं, तो उसमें कहीं ना इसका एक पॉइंट ऐड कर देते हैं, वो आप देख लीजिए। ओके मैम, थैंक यू। जी सर हमजा। मैं इसी का ही आंसर देना चाह रहा था। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में थोड़ा सा बस एक टच ही होता है टेस्टिंग वाले टॉपिक का, जैसे ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स, लेकिन बहुत इन डेप्थ टॉपिक नहीं होता जैसे आज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं टेस्ट केसेस, जी और इस तरह डिटेल नहीं होता, बस एक ओवरव्यू होता है 1 वीक का। जी, इसी तरह ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ना मोस्टली जो ज्यादा होता है ना, वो मॉडल्स के ऊपर ही होता है कि वाटरफॉल मॉडल या जाल मॉडल, उन्हीं के कॉन्सेप्ट को जो है ना एलैबोरेट किया जाता है। और ये क्वालिटी एश्योरेंस के जितने भी है ना, इनको इतना नहीं करते हैं। तो इसका कोई स्पेसिफिक, अगर आपने डीपली इस पे कोई स्टडी करनी है, तो आपको स्पेसिफिकली इसको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वैसे इतना नहीं होता जिस तरह सर हमजा ने बताया। ओके मैम। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन भी था कि जब हम FYP का वो दे रहते हैं डिफेंस, तो उसमें ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि आपने कौन सा मॉडल यूज किया है। तो हमने जो प्रोजेक्ट बनाया होता है उसमें तो बस हम सादी डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, तो कोई ऐसा सच मॉडल फॉलो नहीं कर रहे होते। बट इस चीज को हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन में कैसे मेंशन कर सकते हैं कि हमने किस मॉडल पे अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाया है? मैम जो नॉर्मली हम कर रहे होते हैं ना, वो एजाइल फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर इटरेटिव भी आता है, इंक्रीमेंटल भी होता है, यानी कि आप टीम के अंदर काम करती है ना, तो मतलब कुछ इसमें जैसे पहले मतलब कुछ पार्ट कर लिया, फिर बाद में कर लिया, आपके पास एक टीम होती है, तो इसलिए हम ना मोस्टली लिखते हैं एजाइल के अंदर लिख रहे होते हैं, तो आप इसको जी एजाइल डिफाइन कर जी सकती सर, हैं। इस तरह से भी है, लेकिन जिस तरह मैंने अपने FYP में जो ट्रैवलिंग ऐप का प्रोजेक्ट बनाया था ना, उसमें हमने वाटरफॉल मॉडल यूज किया था, क्योंकि मैम उसमें ना ये था कि हमने उसमें सारे टेस्टिंग, डेवलपमेंट, डिजाइन, हमने हर चीज डिस्क्राइब की थी, क्योंकि जो हमारे सुपरवाइजर थे ना, उन्होंने हमें रिक्वायरमेंट्स ही ऐसी दी थी कि आपने ये सारी चीजें डिस्क्राइब करनी है। तो ये ना प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा ज्यादा बेटर होगा। बिल्कुल मैम, ये फैक्टर भी है। जी सर। ओके मैम। मैम फिर अगर कोई और इशू हुआ तो मैं आपसे नेक्स्ट दोबारा कांटेक्ट करके पूछ लूंगी, आप गाइड कर दिएगा। ओके श्योर मैम, कोई मसला नहीं, आप स्लैक पे भी पूछ सकती हैं कोई क्वेश्चन हो तो। और किसी का ओके। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना हम सेशन एंड कर लेते हैं फिर। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, हम सेशन एंड कर देते हैं, ठीक है फिर। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम, आप सबका। अल्लाह हाफिज़।